ठीक है, हमारा कंट्रोल पैनल जब ओपन हो जाएगा तो कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपाचे और माई एसक्यूएल। रविंद्र, आपके अपाचे में दिक्कत आ रही है ना, अपाचे सर्वर में? हेलो हेलो, हाँ रविंद्र, आवाज आ रही है? हाँ रविंद्र, आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, हमारे यहाँ पे चलिए ठीक है, हमारा यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो गया। तो अपाचे और माई एसक्यूएल दोनों ही सर्वर हमें यहाँ पे स्टार्ट करने हैं। ठीक है, अपाचे सर्वर अगर नहीं भी आप करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने डॉस में काम करना है तो माई एसक्यूएल से सिंपली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपाचे सर्वर का मेन रोल क्या है कि जैसे आप देख रहे थे ब्राउजर में हमारा GUI फॉर्म में जो वहाँ पे दिख रहा था, ठीक है, एसक्यूएल का जो भी पूरा प्लेटफॉर्म था, जो भी पूरा उसका इंटरफेस, तो ये हमें नहीं यूज होगा अगर अपाचे सर्वर नहीं चलता है। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज कर देना तो होगा। इसको मिनिमाइज कर देना होगा हमें। ठीक है, क्लोज भी कर सकते हो आप चाहो अब तो। क्या करना होगा इसके बाद? अब क्या करना होगा इसके बाद बताइए? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद? डॉस ओपन करेंगे, विंडो और CMD। ठीक है, अब हमें डॉस ओपन करना होगा, विंडो और टाइप करना होगा यहाँ पे हमें CMD। ठीक है, इस टाइप से चलेगा। अच्छा, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग होल्ड कीजिएगा, 5 मिनट। हेलो, हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। हेलो हेलो, कनेक्टेड है सभी? हाँ कनेक्टेड है सभी? आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, जी सर। ठीक है, चलिए सर continue। सर सर जैसे सर जैसे मैंने मैंने क्विट कर लिया क्विट था कर ना लिया था ना वो वो एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन से, हम्म, तो तो अब अब ये जैसे जैसे मुझे वो मुझे वो करना करना है, है, अब अब इंस्टॉल इंस्टॉल करना करना है। है, तो तो अब अब ये ये यहाँ पे यहाँ पे ये बोल रहा बोल है रहा है कि कि सिलेक्ट सिलेक्ट अ अ फोल्डर फोल्डर बोल बोल रहा रहा है। है। अब अब इसे इसे कहाँ कहाँ पे पे सिलेक्ट सिलेक्ट करना करना होगा? हुआ? पहले आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, अगर आप एक बार जैम को इंस्टॉल कर देते हो तो इंस्टॉल करने के बाद उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि उसका फोल्डर बन के सेव हो जाता है C ड्राइव के अंदर। पहले उस फोल्डर को हटाना पड़ेगा, जैम के नाम से होगा, तब जाके इंस्टॉल होगा C ड्राइव के अंदर ही। सी ड्राइव के अंदर। हाँ, चलिए, तो हमारा फिर यहाँ पे डॉस ओपन हो गया था, पहले हमने कर लिया था। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा? बैक करना होगा। पूरा बैक जाने के लिए CD हमें यहाँ पे प्रेस करना होगा।
ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, फिर हमें लोकेशन टाइप करनी होती है, CD जैम। सर एक डाउट है, यहाँ पे एक जैम करके एक फोल्डर तो आया है, लेकिन ये इसको आप बाद में क्लियर करना है रविंद्र, ये बाद में क्लियर करना है इसको आप। इस डाउट को आप बाद में क्लियर करना। जी ये लोकेशन आपकी रहेगी CD, ठीक है। CD तो हमारा कमांड होगी जैम MySQL bin। अब यहाँ से हम MySQL के सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखना होगा, MySQL -u root -p, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे SQL स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम जैसे आपने देखा, हमने चेक किया, ठीक है, बना है नहीं बना है, डिलीट करना भी हमने सीखा था। तो एक बार दोबारा से हम कमांड यहाँ पे चला लेते हैं कि हमारे कौन कौन से डाटाबेसेस यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो सो डाटाबेसेस हमें यहाँ पे लिखनी होती है क्वेरी। तो कौन कौन से डाटाबेसेस यहाँ बने हुए हैं हमें यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो ये देखने के बाद अब अगर आपको लगता है कि हमने जो पहले डाटाबेस यहाँ पे बनाया हुआ था, ठीक है, अभी तो नहीं है, वैसे हमने वो डिलीट कर दिया था, उस समय डिलीट करना सीखा था, तो हमने कमांड चलाई थी डिलीट करने की, डिलीट हो गया था, ठीक है। तो ये करने के बाद अब हम यहाँ पे डाटाबेस बनाएंगे। एक हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाने के लिए क्या कमांड लिखेंगे, फिर हम क्या लिखा जाता है, क्रिएट, ठीक है। ये क्वेरी आएगी हमारी, क्रिएट डाटाबेस, स्टूडेंट नाम से बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने दिखाया क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, ठीक हो गया। अब इसके बाद फिर अगर हम आगे देखें तो अब क्या करना होगा, डाटाबेस को हमने सेलेक्ट करना होगा। अगर उसमें भी प्रोसेस करनी है, कुछ भी काम करना है, तो हमें क्या करना होगा, उसको सिलेक्ट करना होगा। तो क्या लिखा जाता है उसके लिए, यूज डाटाबेस का नाम। क्या था डाटाबेस का नाम, स्टूडेंट, और डाटाबेस चेंज करके दिखा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन कौन सी टेबल्स बनी हुई हैं, क्योंकि अब डाटाबेस जब हमने अभी बनाया है तो टेबल तो कुछ होंगी नहीं उसमें, ठीक है। फिर भी है कि हम चेक कर सकते हैं कि कोई पहले से कोई टेबल ओपन करने का प्रोसेस, यही प्रोसेस है, यहीं से स्टार्ट है हमारा ही पूरा। MySQL -u रूट और -p। जैम तो आपका पहले से इंस्टॉल रहेगा ना, इंस्टॉल जो आपने किया हुआ है, आप स्टार्ट में जाके कंट्रोल पैनल उसका ओपन करोगे, आप यहाँ पे जैम टाइप करोगे तो जैम कंट्रोल पैनल आएगा, इसे ओपन करना होगा आपने। तो जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे अपाचे MySQL को स्टार्ट करना पड़ेगा पहले, इसको चलाने से पहले। मतलब पहले तब ये आगे कमांड प्रोम्प्ट में करना है या पहले जैम को करना है ओपन? कंट्रोल पैनल ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आगे प्रोसेस। डायरेक्ट डॉस में वो चल नहीं पाएगा, पहले मतलब कंट्रोल पैनल ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद डॉस में काम करेंगे। उसके बाद डॉस में काम होगा। इसके बाद हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। तो टेबल के लिए क्या क्वेरी लिखते थे हम, क्रिएट टेबल डिटेल्स के नाम से टेबल बनाते हैं, ठीक है। क्या क्या डिटेल्स रहेगी उसमें, वहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर है तो, ठीक है। रोल नंबर को हम यहाँ पे इंटीजर टाइप में ले लेते हैं, ठीक है, 10। और प्राइमरी की असाइन कर लेते हैं। यहाँ पे प्राइमरी की असाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक नॉट नल हो जाएगा, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट अगर देना है साथ में तो दे सकते हैं, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इंसर्ट करवाना पड़ेगा। रोल नंबर की बात, फिर एक फील्ड हमने लिया था वहाँ पे नेम। तो नेम को हम नॉर्मली टेक्स्ट में ले लेते हैं, ठीक है, साइज वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेम की बात आ जाएगा क्लास, क्लास को भी हम टेक्स्ट में ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को भी हम टेक्स्ट में ही ले लेते हैं। और फिर आ जाएंगे मार्क्स, तो मार्क्स को हम लेंगे इंटीजर में, और बहुत बड़े साइज की जरूरत नहीं है इसके लिए, तो 5 इनफ है इसके लिए, 5 भी बड़ा हो गया साइज, ठीक है, फिर भी 5 यहाँ पे एंटर किया।
तो वहाँ पे दिखाएगा क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। जब भी वो क्वेरी ओके दिखाता है इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये है कि क्वेरी बिल्कुल सही है हमारी, जो हमने क्वेरी लगाई है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी टेबल्स हमारी बनी हुई हैं ये हम चेक कर सकते हैं, या जो हमने टेबल बनाई है बनी है एक्चुअल में नहीं बनी है वो हमें दिखाते हैं। टेबल के बारे में आप डिटेल देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्वेरी होती थी हमारी, डिस्क्राइब लिखा जाता था। ठीक है, तो डिस्क्राइब टेबल का नाम। ठीक है, टेबल का नाम क्या था हमारा, डिटेल्स। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे दिखा देगा। तो ये पूरी टेबल की इंफॉर्मेशन शो कर रहा है कि हमारी टेबल में कौन कौन सी फील्ड हैं, उनका क्या क्या डेटा टाइप है। ठीक है, कौन कौन सी किस तरह की वैल्यू लेगा, वो नल वैल्यू कंटेन करेगा नहीं करेगा, प्राइमरी की लगी है नहीं लगी है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ इसमें हमने लगाया नहीं था, तो सारी इंफॉर्मेशन। तो ये काम तो हमने लास्ट टाइम भी किया था। अब मेन वर्क क्या रहता है इसमें कि हम टेबल में डाटा को इंसर्ट कैसे करें। अब टेबल के अंदर की जो एलिमेंट हैं उनको कैसे इंसर्ट किया जाएगा, अब ये क्वेरी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, उसके लिए लिखा जाता है यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा, डिटेल्स। अब क्या डिटेल्स यहाँ पे इंसर्ट करनी है, हमने यहाँ पे एक तो इंसर्ट करना है रोल नंबर, कॉमा रोल नंबर के बाद क्या इंसर्ट करना है, नेम। नेम के बाद क्या इंसर्ट करना है, क्लास। क्लास के बाद क्या इंसर्ट करना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या इंसर्ट करना है, जो भी आपने एंटर करना है वो सारे यहाँ पे मेंशन करने। अगर इनकेस कभी ऐसा होता है कि आपने रोल नंबर एंटर नहीं करना है तो रोल नंबर को छोड़ सकते हैं। अगर हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया होता वहाँ पे तब ऐसा होता है। सपोज हम नेम एंटर नहीं करना चाह रहे हैं, बाद में उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, वो बाद में भी हो जाएगा। ठीक है, इन सब के लिए भी क्वेरी रहती है। अभी तो मैं पूरी एक कंप्लीट प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि हमने सारी फील्ड्स ही एंटर करने हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो पहली क्वेरी तो हमारी यही यूज होगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। जो भी हमने टेबल बनाई है उस टेबल का नाम। ठीक है, ब्रैकेट में कौन कौन से कॉलम का डाटा हम यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, बिना सेमीकोलन के आपने एंटर करना है। अब उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी। वैल्यूज में पहली वैल्यू हमारी आएगी रोल नंबर। तो रोल नंबर एक इंटीजर वैल्यू है, तो आप बिना इन्वर्टेड कॉमा के, बिना डबल कोट्स के आप लिख सकते हो। ठीक है, और जो भी हमारी टेक्स्ट वैल्यू होती है उसको डबल कोट्स के अंदर ही लिखा जाता है। अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे तो फिर वो इंसर्ट नहीं कर पाएगा, एरर दिखा देगा। नेम, सभी सपोज हमने यहाँ पे लिखा नेम एबीसी। क्लास भी हमारी टेक्स्ट वैल्यू है, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 12। ठीक है, और सब्जेक्ट भी हमारा टेक्स्ट वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट में मैथ्स। ठीक है, के अंदर ही लिखा। अब मार्क्स जो है ये हमारी टेक्स्ट वैल्यू नहीं है, इंटीजर वैल्यू है, एक न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक वैल्यू को कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या डबल कोट्स के अंदर नहीं रखा जाता। तो सपोज मैंने यहाँ पे मार्क्स दे दिए 89। ठीक है, एंटर कर दिया तो यहाँ पे दिखाएगा क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, किस तरह से किया हमने समझ में आया आप लोगों को। पहले आपको क्वेरी चलानी होगी इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो टेबल का नेम है हमारा यहाँ पे डिटेल्स। ठीक है, अब उसके अंदर कौन कौन से फील्ड को एंटर करवाना चाह रहे हैं आप। ठीक है, तो ये सब यहाँ आपको पहले मेंशन करनी पड़ेंगे। अगर ये आप मेंशन नहीं करते हो, आप करना भूल जाते हो, तो वैल्यूज आप इंसर्ट नहीं करवा सकते हो। आप यहाँ कितने भी वैल्यू दे दो, ठीक है, जिन फील्ड का नाम आपने यहाँ मेंशन किया होगा पहले से, उनको ही वो वैल्यू एंटर करके देगा, उसमें ही वैल्यू स्टोर करवाएगा और किस में नहीं करेगा। हो सकता है कि क्वेरी में ही फिर वो एरर दिखा रही कि क्वेरी में एरर है। तो एक सीक्वेंस आपको इसका फॉलो करना जरूरी है। कई बार क्या हो रहा है कि हमने रोल नंबर, नेम, क्लास ऐसे एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे वैल्यूज भी प्रोवाइड करनी है। जैसे रोल नंबर पहले दिया हमने, फिर नेम दिया, फिर क्लास दिया, सब्जेक्ट दिया और नहीं लगाया कहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू नेम में आएगा, क्लास में आएगा, सब्जेक्ट में आएगा बस।
जगह हमने दिया ही हुआ। अगर इसका सीक्वेंस ऐसा होता कि पहले नेम, फिर रोल नंबर, फिर मार्क्स, फिर क्लास, फिर सब्जेक्ट, तो उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट करवाना होता। नहीं तो क्या करेगा, वैल्यूज को स्टोर नहीं कर पाएगा। तो इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, अब जब आपने यहाँ वैल्यू इंसर्ट कर दी है तो वैल्यू चेक करने के लिए या एलिमेंट्स को चेक करने के लिए यहाँ पे एक नई क्वेरी आएगी हमारी। क्या क्वेरी आएगी? सेलेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए लिखा जाएगा सेलेक्ट ऑल। ये जो एस्टेरिस्क सिंबल है यहाँ पे, ये डिनोट करता है ऑल को। सेलेक्ट ऑल फील्ड कह सकते हो आप, या ऑल डाटा कह सकते हो। ठीक है, तो ऑल के लिए यहाँ पे होता है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, तो हमने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिटेल्स। जैसे मैंने एंटर किया तो वहाँ पे उसने सारा डाटा हमें दिखा दिया। तो उसने दिखाया कि रोल नंबर यहाँ 1 है, नेम ABC, क्लास 12, सब्जेक्ट है मैथ्स और मार्क्स है 89। तो ऐसे करके हम यहाँ पे उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, और यही टेबल आपको इसके अंदर भी दिखाएगा। अगर हम इसको GUI फॉर्म में देखें, चेक करें, तो वही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्राउजर में ओपन करता है इसको जब हम इसके एडमिन में जाएंगे। ठीक है, तो ओपन कर रहा है यहाँ पे। क्या था हमारा डाटाबेस का नाम? स्टूडेंट। जब हम इसमें डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके अंदर टेबल में जब मैं क्लिक करूंगा तो कौन कौन से फील्ड हैं वो यहाँ पे दिखा देगा। आप देख होंगे यहाँ पे भी दिखा रहा है रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट और मार्क्स। अगर सपोज मैंने यहाँ से कोई फील्ड डिलीट कर दिया या पूरी एंट्री ही मैंने डिलीट कर दी, ठीक है, तो यहाँ से भी डिलीट हो ही जाएगा और यहाँ से भी वो डिलीट कर देगा। डॉट से भी आपको दिखा देगा कि डिलीट हो गया, लेकिन दोबारा चेक करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक रिफ्रेश तो होता नहीं, तो दोबारा चेक करना पड़ेगा आपको। तो मैनेज हम कहीं से भी कर सकते हैं, जहां से भी आपको मैनेज करना है आप कर सकते हो। SQL की क्वेरी आप यूज करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, कई सारी क्वेरीज हैं यहाँ पे। इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, इंसर्ट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। सपोज अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप देख होंगे ऑटोमेटिक उसने खुद ही दे दिया यहाँ पे इंसर्ट इनटू डिटेल्स, रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स, वैल्यूज। अब क्या क्या वैल्यू रहेंगी? सपोज अगर मैं यहाँ से ही एंटर करना चाह रहा हूँ, देखते हैं एक बार ट्राई करके। ठीक है, वैल्यूज में रोल नंबर दे दिया मैंने 2 और वैल्यू 2 में यहाँ पे हम देते हैं रोल नंबर के बाद नेम। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखते हैं इसको हम। MNO, मेरे ख्याल से स्क्वायर ब्रैकेट भी हटाने पड़ेंगे हमें, तो देख लेंगे फिर अभी। उसके बाद फिर तो हमारा यहाँ पे क्लास, तो क्लास अभी यहाँ पे मैं देता हूँ इसकी 10th, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखा मैंने इसको। और क्लास के बाद फिर यहाँ पे वैल्यू 4 जो दिखा रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका सब्जेक्ट इंग्लिश। और उसके बाद लास्ट फाइनली मार्क्स की बात कर रहा है, तो उसके मार्क्स हम यहाँ पे देते हैं। मैंने दे दिया यहाँ पे 75। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अपडेट में क्लिक करें, अभी इसने अपडेट नहीं किया। अच्छा, अगर हम क्वेरी को सिमुलेट करें तो यहाँ पे कह रहा है सिंटेक्स एरर, वही करना पड़ेगा हमें। यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स हटाने पड़ेंगे। देखते हैं, मैं भी अपडेट कर दें यहाँ से। लेकिन पुरानी क्वेरी इसने हटा दी। ठीक है, पूरा ही क्लियर करके एक बार ट्राई करें। रोल नंबर हमने ले लिया यहाँ पे 2। ठीक है, एरर तो नहीं दिखा रहा उसमें। स्क्वायर ब्रैकेट भी हटा दिया हमने। और नेम दे दिया हमने यहाँ पे, कुछ भी देते हैं, MNO दे दिया हमने सपोज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। टेक्स्ट वैल्यू थी। वैल्यू 3 में मैंने इसको दे दिया यहाँ पे
क्लास, ठीक है। लास्ट में हमने 10th किया था, 10th देते हैं यहाँ पे। वैल्यू 4 में हम यहाँ पे इसको कर देते हैं सब्जेक्ट, वैल्यू 4, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे इंग्लिश। इसके बाद वैल्यू 5 न्यूमेरिक वैल्यू है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इसको मैंने दे दिया 75। तो अगर हम गो में क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पे उसने दिया ओके है क्वेरी हमारी। तो एसक्यूएल की क्वेरी चलाना चाहो आप यहाँ से भी चला सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस यहाँ से भी हो जाएगी हमारी और वहाँ से भी हो जाएगी। यहाँ से कई बार क्या होता है कि हमें समझ में एकदम से नहीं आ पाता है कि हम कौन कौन सी वैल्यू कैसे वहाँ पे इंसर्ट करना है, क्या फॉर्मेट रहेगा, जबकि यहाँ पे हम मैनुअली उसको कर रहे हैं सारा काम, ये हमें खुद से करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी तरीका रहता है करने का, देखने में टफ लगता है लेकिन ज़्यादा इजी मेथड ये है। तो अगर हम चेक करें कि हमारी क्वेरी वहाँ पे जो हमने अपडेट करी थी वो अपडेट हुई है नहीं हुई है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे वहाँ से हमने क्वेरी को अपडेट किया था और यहाँ उसने इंसर्ट कर दिया, तो दोनों जगह आपको दिखाएगा। अगर क्वेरी ओके है तो दोनों जगह आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं दोनों जगह से। और वैसे इंसर्ट करने का तरीका आपको क्या बताया, पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम आ जाएगा, ठीक है, और रोल नंबर, नेम, क्लास जो भी हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है वो आ जाएगा। उसके बाद फिर कौन कौन सी वैल्यूज होंगी तो ये हमें यहाँ पे बताना होगा। वैल्यूज में पहला हमारा जैसे रोल नंबर है तो ये 3 आ जाएगा और रिपीट नहीं हो सकता। अगर हम 2 लिख देंगे तो रिपीट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि प्राइमरी की हमने वहाँ पे असाइन करी हुई है इसीलिए, ठीक है। नेम यहाँ पे हो जाएगा PQR रख देते हैं नेम यहाँ पे हम, ठीक है। क्लास हम यहाँ पे जो भी देना चाहें जैसे 12th दे देते हैं, और सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे हमने दे दिया हिंदी, और उसके मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने दे दिया यहाँ पे 80, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और सेमीकोलन। जब भी आप यहाँ पे डिटेल्स को इंसर्ट करते हो या डाटा इंसर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता है, क्योंकि इनकम्प्लीट क्वेरी है, इसीलिए कंप्लीट करने के बाद तब जाके यहाँ पे सेमीकोलन लगाएगा, ठीक है। अच्छा एरर दिखा दी, चेक करते हैं क्या है अभी। वैल्यूज की स्पेलिंग गलत होगी हमारी, तो दोबारा हमें इंसर्ट करना पड़ेगा एक बार, और दोबारा से यहाँ पे वैल्यूज हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने स्पेलिंग वहाँ पे गलत कर दी थी, इसकी वजह से उसने एरर दिखा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल सही दिखा रहा है, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड दिखा रहा है। तो चेक करने का तरीका क्या है, क्या लिखा जाता है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, इस टाइप से आपको दिखा देगा। अच्छा सपोज अगर मैंने यहाँ पे ऐसा करना है कि पूरे टेबल की डिटेल मैंने चेक नहीं करनी, कई बार होता है कि आप पूरा नहीं देखना चाह रहे हो, आप केवल स्टूडेंट का नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, या स्टूडेंट का नेम और उसके मार्क्स आप यहाँ पे व्यू करना चाह रहे हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये करने का भी इजी तरीका है हमारे पास यहाँ पे, कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पे हम लिखना होगा सेलेक्ट, जैसे हम लिखते थे ऑल फ्रॉम, तो अब यहाँ पे ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, जो फील्ड हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसका नाम देना होगा। सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं आएगा, डिटेल्स है हमारा टेबल का नाम, फ्रॉम डिटेल्स, सेमीकोलन, और वही डिटेल आपको दिखाएगा। तो वैसे तो आप देख रहे होंगे कि डिटेल तो पूरी कंप्लीट डिटेल है उसके पास, ठीक है, लेकिन जो हमने उससे बोला था दिखाने के लिए उसने वही दिखाया, नेम और मार्क्स ही वहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा इजी पड़ता है, और यही ऑप्शन वहाँ पे डाटाबेस कनेक्टिविटी में भी थोड़ा इजी पड़ जाता है कि जो हम दिखाना चाह रहे हैं उस तरह की क्वेरी हम वहाँ पे बना सकते हैं। वैसी क्वेरी हमने वहाँ पे बना दी और वही पर्टिकुलर डिटेल दिखाएगा। जैसे हमने कुछ वहाँ पे बटन्स बना रखे, जैसे किसी डाटाबेस से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है और हमने कुछ वहाँ पे बटन्स बना रखे हैं कि एक में क्या दिखाएगा, सब्जेक्ट की मार्क्स दिखाएगा, ठीक है। तो मार्क्स में क्लिक करके या उस बटन में क्लिक करके केवल मार्क्स ही दिखाएगा, वहाँ पे नेम और मार्क्स दिखा देगा,
एक बटन हमारा ऐसा है कि वहाँ पे हम केवल सब्जेक्ट का नेम लिखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट के क्या क्या सब्जेक्ट हैं, तो ऐसा भी हो जाएगा, उस तरह की क्वेरी वहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस जो है हमारी क्वेरी बेस्ड ही रहती है, क्वेरी की बेसिस में ही होता है। उस क्वेरी को लगाने का हमें तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया? फिर कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को भी? बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को भी अभी तक जितना भी मैंने बताया है? चलिए ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। और तो अभी हमने जो नया सीखा इसमें क्या क्या सीखा हमने? एक तो हमने यहाँ पे टेबल में डाटा को स्टोर करना सीखा। ठीक है, कि हमने जो टेबल बनाई थी, टेबल में एलिमेंट्स को हम कैसे स्टोर करवाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक क्वेरी आती है, इंसर्ट क्वेरी। ठीक है, इंसर्ट कमांड के थ्रू हमें यहाँ पे वो क्वेरी बनानी पड़ती है। इंसर्ट कमांड कह सकते हो आप या इंसर्ट क्वेरी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में तो यहाँ उसको क्वेरी बोला जाता है। तो इंसर्ट इनटू फिर टेबल का नाम आ जाएगा और कौन कौन से एलिमेंट्स को हम वहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हैं। ठीक है, उनका नाम आ जाएगा, उन फील्ड का नेम आ जाएगा और वैल्यू क्या क्या होंगी फिर हमें बाद में देना होता है, बाद में हमें प्रोवाइड करना होता है। आप चाहो तो ये सारी प्रोसेस जो है एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, या अलग अलग लाइन में करने के लिए, लिखने के लिए मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, मार्क्स के बाद अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता तो फिर वो एरर दिखा देगा कि क्वेरी मेरी सही नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्वेरी अगर हमारी ओके होगी, सही होगी, तो क्या दिखा देगा वहाँ पे? क्वेरी ओके और 1 रो अफेक्टेड, इस तरह का मैसेज वहाँ आपको दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप देख होंगे हमने यहाँ पे चेक किया, एक बार हमने यहाँ पे एलिमेंट को स्टोर करवाया तो उसके बाद फिर हमने चेक किया वहाँ पे, ठीक है, कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, टेबल में हमने कौन कौन से एलिमेंट को स्टोर करवाया है, फिर ये हमने चेक किया। तो उसके लिए क्या क्वेरी लगाई हमने यहाँ पे? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेबल का नाम देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्वेरी लगा देते हैं। अच्छा, इसका एक मैं आपको फाइल बना के दे दूंगा, फाइल कैसे कि कौन कौन सी क्वेरी है हमारी। जैसे पूरी टेबल हम एक साथ में बना सकते हैं। एक साथ कैसे? मतलब जैसे हम पहली एक रो बना रहे हैं, फिर दूसरी रो बना रहे हैं, फिर तीसरी रो बना रहे हैं ना। वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा, एक साथ बनाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है इसमें, एक साथ आप नहीं बना सकते हो। एक साथ बनाने के लिए या तो अगर फिर इसका जो GUI इंटरफेस हमने खोला था अभी थोड़ी देर पहले, अभी तो मैंने बंद कर दिया, अगर वहाँ पे ऑप्शन होगा मल्टीपल क्वेरीज या फिर आप ये कह सकते हो कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर करवाने का, तो तब वहाँ पे हो सकता है। GAY का क्या मतलब हुआ? GUI नहीं, GUI, ये जो हमारा इंटरफेस यहाँ खुल के आता है जो ब्राउजर में, वो GUI इंटरफेस होता है। अभी जो हम कर रहे हैं यहाँ पे CUI इंटरफेस है हमारा, इसमें कर रहे हैं। तो एक बार मैं इसको दोबारा आप लोगों को बताता हूँ क्वेरी वाइज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताता हूँ पूरा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा इसमें? स्टार्ट करना है हमने यहाँ पे। स्टार्ट करने से पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉल जेम सर्वर। ये करने के बाद फिर दूसरा स्टेप जो रहेगा हमारा यहाँ पे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट जेम सर्वर। ठीक है, स्टार्ट तो क्या होगा, ओपन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ओपन जेम कंट्रोल पैनल हो गया है, सर्वर तो नहीं कह सकते इसे हम, सर्वर की सर्विस हमें प्रोवाइड करवा रहा है लेकिन। ठीक है, तीसरा स्टेप इसमें आपका हो जाएगा, स्टार्ट करना होगा वो आपने। ठीक है, स्टार्ट कौन कौन से
अपाचे एंड माई एसक्यूएल सर्वर। तो ये स्टार्ट करवाना पड़ेगा आपको। ये बाद तब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टार्ट CMD मतलब डॉस हो गया, ठीक है। फिर आपने चले जाना होगा बैक जाने के बाद फिर आपने लोकेशन को चेंज करना होगा, ठीक है। चेंज लोकेशन टू, क्या लोकेशन रहेगी वहां पे वो चेंज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। चेंज कैसे होगी, CD कमांड के थ्रू। CD क्या लिखना होगा, जैम, उसके अंदर जैम के अंदर क्या आ जाएगा, MySQL, उसके अंदर आ जाएगा bin, ठीक है। 7th जो रहेगा हमारा इसमें वो क्या रहेगा, स्टार्ट MySQL एप्लीकेशन फ्रॉम डॉस के थ्रू करना होगा। कैसे करेंगे उसके लिए भी कमांड है, क्या लिखना होगा, MySQL -u रूट -p, ठीक है, यही करना होता था। उसके बाद जब ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा फिर हमें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा डाटाबेस चेक करना, ठीक है। चेक डाटाबेसेस, तो डाटाबेस को चेक करने के लिए क्या क्वेरी होती थी हमारी, उसके लिए लिखा जाता था सो डाटाबेसेस, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके बाद, सेलेक्ट योर डाटाबेस, ठीक है। तो डाटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या कमांड होती थी उसके लिए, यूज और डाटाबेस नेम। अच्छा पहले तो हमें वो करना पड़ेगा ना, ये स्टेप तो हमारा अगला स्टेप हो गया, 10th हो गया। पहले तो हमें डाटाबेस बनाना भी तो पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट योर ओन डाटाबेस, न्यू डाटाबेस, ठीक है। तो डाटाबेस बनाने के लिए हमें क्या क्वेरी लिखनी पड़ती थी, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस नेम, ठीक है, ये क्वेरी आ जाएगी हमारी यहाँ पे। उसके बाद सेलेक्ट योर डाटाबेस, डाटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो डाटाबेस सेलेक्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, यूज और डाटाबेस नेम, ठीक है। और जब हमारा डाटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे टेबल्स को चेक कर सकते हैं। तो चेक टेबल्स, ठीक है। तो टेबल को चेक करने के लिए क्या क्वेरी होती थी हमारी वहां पे, उसके लिए लिखा जाता था सो टेबल्स, यही क्वेरी आएगी, ठीक है। ये लिखा जाएगा। जब टेबल हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे टेबल हमारी बनी हुई है या नहीं है बनी हुई, ठीक है, तो उसके बाद अब हम टेबल बनाते थे खुद की, ठीक है। नाउ क्रिएट योर ओन टेबल या क्रिएट अ न्यू टेबल, एक नई टेबल बनाई जाएगी, ठीक है। उसके लिए क्या क्वेरी लिखी जाती थी, उसके लिए हमें लिखना होगा क्रिएट टेबल, फिर आ जाएगा टेबल का नाम, ठीक है, टेबल नेम, उसके अंदर क्या आ जाएंगे, टेबल के फील्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से टेबल बन जाएगी, ठीक है। टेबल फील्ड्स इंक्लूडिंग आप कह सकते हो, इंक्लूडिंग डाटा टाइप्स, क्योंकि डाटा टाइप होना भी जरूरी है, बिना डाटा टाइप के नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा फिर उसके बाद,
जब टेबल बन जाएगी तो उस टेबल का डिस्क्रिप्शन हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक टेबल डिटेल्स। अच्छा, टेबल की डिटेल चेक करने के लिए क्या लिखा जाता है बताइए, क्या लिखते हैं हम? टेबल की डिटेल हमने चेक करनी होती है तो क्या लिखा जाता है? टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या क्या फील्ड हैं, क्या उसका डेटा टाइप है, ये डिटेल हम चेक करते थे ना। कैसे चेक होगी बताइए? डिस्क्राइब। क्या लिखा जाएगा? आप लोगों को आवाज तो आ रही है ना मेरी? सामने दिखती है? हाँ, डिस्क्राइब। ठीक है। डिस्क्राइब, फिर एक तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब, टेबल का नेम आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसकी जगह हम कुछ और भी यूज कर सकते थे। क्या लिखा जाता था? डिस्क्राइब DESC टेबल नेम। ठीक है, तो दोनों में से एक ऑप्शन आपको यूज करना होगा। तो आप देखोगे वहां पे वो क्या करेगा, टेबल की डिटेल हमें चेक करवा देगा। ठीक है, और टेबल की डिटेल हमने चेक कर ली तो उसके बाद क्या करना होगा? एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा। ठीक है, नाउ इंसर्ट एलिमेंट्स इनटू टेबल। तो क्या लिखा जाएगा उसके लिए क्वेरी? उसके लिए लिखा जाएगा इंसर्ट इनटू, फिर क्या आ जाएगा? टेबल नेम, टेबल का नाम। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, और यहाँ पे फील्ड्स नेम आ जाएंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद तब जाके यहाँ पे उसकी वैल्यूज आएंगी। अगर एंटर नहीं भी करो आप तो एक ही लाइन से भी कर सकते हो। फील्ड्स नेम और वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज होंगी, जहाँ पे उसकी डिटेल्ड वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, रिलेटेड टू फील्ड्स। तो डिटेल्ड वैल्यू फील्ड से रिलेटेड वहां वैल्यूज आपको एंटर करनी होगी। अब ये करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, फाइनली उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, चेक करने का तरीका क्या बताया था, क्या क्वेरी थी चेक करने के लिए हमारी? या डिस्प्ले टेबल आप कह सकते हो। ठीक है, डिस्प्लेइंग टेबल। तो उसके लिए क्या क्या क्वेरी लिखी जाएगी वहां पे? ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी लिखी जाती है। तो क्या लिखना होगा? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, फिर यहाँ पे आ जाएगा टेबल नेम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अभी तक हमने इतना ही किया। फिर यहाँ पे अच्छा, डिलीट करने के ऑप्शंस भी बताए थे आप लोगों को। क्या ऑप्शन थे? अगर हमने टेबल को डिलीट करना है क्या लिखा जाएगा उसके लिए बताइए? तो यहाँ पे एक कमांड आ जाएगी, क्वेरी आ जाएगी हमारी, ड्रॉप टेबल, फिर टेबल का नाम। ठीक है, अगर हम डाटाबेस को ही डिलीट करना चाह रहे हैं तो डाटाबेस को डिलीट करने के लिए क्या क्वेरी आएगी हमारी? यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? डिलीट डाटाबेस। अगर हम डाटाबेस की बात करें तो क्या लिखा जाता है उसके लिए? ड्रॉप डाटाबेस और डाटाबेस का नाम। तो ये टोटल क्वेरीज अभी तक आप लोगों ने सीखी है। ठीक है, इससे कुछ अलग तो अभी हमने सीखा नहीं है। अच्छा, एक ये भी था, एक मैंने आपको बताया था, अगर हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कॉलम नेम पे, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं सेलेक्टिंग डाटा विथ कॉलम नेम्स। तो उसके लिए क्या क्वेरी लिखी जाएगी? ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट कॉलम नेम 1
कॉमा कॉलम नेम टू कॉमा ऐसे करके हमारे ज्यादा कॉलम भी हो सकते हैं, मल्टीपल कॉलम भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम। तो ये हमारा उसका तरीका हो गया कि अगर हमने कॉलम के बेसिस में डाटा को सेलेक्ट करना है, जो हम चाह रहे हैं वही हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर कॉलम को ही हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए प्रोसीजर होगी, ठीक है। ये फाइल मैं को सेंड कर दूंगा, तो इसमें सारी डिटेल, एक कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक हो गया। इसका नाम मैं रख देता हूँ SQL सर जो 12। हाँ बताओ। सर जो ये जैम वाली फाइल होती है, जो फोल्डर आता है ना सी ड्राइव पे, बताओ। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही? कुछ दिक्कत आ रही? अगर हमें केवल यहाँ पे मार्क्स को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम, टेबल का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो केवल वहाँ पे मार्क्स ही दिखाएगा आपको। तो ऐसा हम पर्टिकुलर डाटा यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मैंने रिकॉर्ड की बेसिस में कराए या आईडी की बेसिस में मैंने पूरी डिटेल, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। उसका तरीका तो मैं आप लोगों को कल ही बताऊंगा, आज तो नहीं। उसका तरीका मैं आप लोगों को कल बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? जितना भी अभी तक मैंने बताया है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बताइए। जितना भी अभी तक हमने किया है सबको क्लियर है सारे स्टेप्स? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये फाइल मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा क्लासरूम वाले ऐप के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों को मिल जाएगा, मैं बताता हूँ कहाँ पे मिलेगा ये, क्योंकि अब नया क्लासरूम होगा ना इसमें, तो MySQL के लिए चेक करना पड़ेगा, बना हुआ है RDBMS कंसेप्ट, ठीक है। इसके अंदर आपको ये फाइल मिल जाएगी। कोई असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट जो भी आप लोगों को दिया जाएगा वो इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। और इसमें तो मेरे ख्याल से पहले से ही है। इसका कोड क्या है? किसका कोड? जो अच्छा ये वाला। Yes, sir. मैं एक नया यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, एक नई क्लास बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसमें आपको मिल जाएगा। इसका नाम रख दिया मैंने MySQL, ठीक है। कोड बता देता हूँ इसका मैं आप लोगों को। हेलो हाँ रविंद्र बताओ। सर हमारा फोल्डर होता है, ये पहले से आता है क्या? पहले से नहीं होता है, अगर इंस्टॉल कर रहे हो पहले से बना हुआ है तो उसे डिलीट करना पड़ेगा पहले, उसको डिलीट करके तब इंस्टॉल होगा। ये इसका कोड होगा, ठीक है। नोट कर लिया सबने कोड? यस सर। ठीक है। तो ये फाइल मैं यहाँ पे आप लोगों को दे दे रहा हूँ, तो इसमें आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोगों को मुझे बताना फिर इसमें। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसमें। तो मेरी आवाज जा रही है? आपकी बार सर मैं बोल रहा हूँ जो जैम वाला फोल्डर होता है वो सी ड्राइव में पहले से आता है या जैसे हम डाउनलोड करते हैं उसके बाद बनता है? इंस्टॉल करने के बाद आता है, इंस्टॉल करने के बाद बनता है। सर तो मैंने एक चीज देखा कि जो जो फोल्डर है वो 750 MB से ऊपर का है और जो मेन एप्लीकेशन है वो 150 MB की है। हाँ वो तो होता ही है, इंस्टॉल होने के बाद तो पूरा डिटेल में आ जाता है ना, पूरा वो एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको मिलता है, क्योंकि पहले तो एक कंप्रेस फॉर्म में होता है ना। जब इंस्टॉल करोगी पूरी एप्लीकेशन को तो पूरा ओपन करके आपको इंस्टॉल करके देगा वो सारा, ठीक है। जी सर, मैंने सोचा कहीं कोई और फाइल तो नहीं उड़ जाएंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूरा ही डिलीट करना पड़ेगा आपको, तब जाके दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा।
जैसे मैंने पूरा डिलीट किया, उसके बाद अब इंस्टॉल हो रहा है, फिर पता नहीं अब वो जो अपाचे है वो काम करेगा नहीं करेगा, पता नहीं। हट जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि पहली बार में दिक्कत आ रही है तो दूसरी बार में प्रॉपर इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन उसके पहले से इंस्टॉल किए हुए सारे कंपोनेंट जो है ना उन सबको हटा देना है। जी ठीक है, तो मैंने फाइल आप लोगों को यहाँ पे दे दी है। इसमें पुरानी माई एमएस एक्सेस की फाइल भी आपको मिल जाएगी, उसमें थोड़ा बहुत जो कंटेंट है और एसक्यूएल का पूरा जो मैंने अभी आप लोगों को क्वेरीज वगैरह बताई थी, जो समझाई थी, ठीक है, ये सारे स्टेप्स आपको मिल जाएंगे कैसे कैसे हमने करना है। सर, जो कोड है वो कोड जो आप नया बनेगा ना, जैसे गूगल में वो उस पे क्लासरूम पे। हाँ, गूगल क्लासरूम में कोड नया होगा, अभी मैंने बताया तो था कोड आप लोगों को। ये वाला कोड रहेगा, क्लास का नाम रहेगा माई एसक्यूएल और कोड रहेगा ये वाला। केस सेंसिटिव तो थोड़ा इसका ध्यान रखना, ये 0 नहीं है, ओ है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि 0 कर दिया आपने तो फिर वो नहीं ले पाएगा। तो यहाँ आपको सारी फाइलें मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए तो ट्राई करते हैं, फिर हम लोग इनको आप लोग ट्राई करके देखना। बस एक आपको माई एसक्यूएल के लिए जेम सर्वर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जेम की जो एप्लीकेशन होती है, छोटी सी एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी भी नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास सिस्टम है घर पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जिनके पास सिस्टम नहीं है तो फोन के लिए आप लोगों को ये एप्लीकेशन मिल सकती है। आप फोन के लिए भी एक बार सर्च करके देखना, मैं भी चेक करूंगा, अगर मिल जाती है फोन के लिए तो मैं आप लोगों को बता दूंगा उसका नाम, लिंक भेज दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो मैं सर्च करके बताऊंगा उसके बारे में। सही मोबाइल में भी हो जाएगा? मोबाइल में भी हो जाएगा, लेकिन अब वही है कि पहले पर्टिकुलर वो एप्लीकेशन सर्च करनी पड़ेगी। डॉस तो चल जाता है मोबाइल में, लेकिन अब खाली हमने डॉस नहीं चलाना है, और चीज़ भी चलानी है ना। जैसे हमने यहाँ पे माई एसक्यूएल चलाना है तो उसके लिए जैम्प वाली जो ऐप है यहाँ पे उसमें होनी चाहिए ना, मोबाइल के लिए भी होनी चाहिए। वो मैं सर्च करके बताऊंगा आपको इसके बारे में, ठीक है। जी सर, जी सर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। और कुछ कहना तो नहीं किसी ने?